हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन क्विज का आयोजन करते हैं, आज भी क्विज का आयोजन किए हैं। चलिए, आज के मेरा टॉपिक में है कि संबंधित घटनाएं जो है ना, यानी कौन से व्यक्ति किस घटना से रिलेटेड है, उसी पर आज क्वेश्चन होगा। लूसेंट का 54 है, ठीक है। कल के जो क्वेश्चन मैंने पूछा था दोस्त कि आरबीआई का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कोलकाता से मुंबई कब स्थानांतरित किया गया था, तो वह था 1937। उसका राइट आंसर है 1937, ठीक है। आज के अगर क्वेश्चन की बात करें तो आज मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि बताइए कि दलाल स्ट्रीट भारत के किस शहर में स्थित हैं। दलाल स्ट्रीट भारत के किस शहर में स्थित है। अगर आपको आंसर आए तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, अन्यथा कल इसका आंसर हम जरूर देंगे, ठीक है। आइए, बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इन्हें आजीवन कारावास को दंड दिया गया था। किसको? बटुकेश्वर दत्त को। चंद्रशेखर आज़ाद किससे संबंधित थे, किस घटना से? काकोरी डकैती से। 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती। फिर कहते 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हुए थे, ठीक है। मास्टर अमित चंद के बात करें तो दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमित चंद फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए थे। 1915 ईस्वी में 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। किनको? मास्टर अमित चंद को, ठीक। अवध बिहारी बोस, इनका जो संबंध है ना दिल्ली षड्यंत्र केस से है, लाहौर षड्यंत्र बम कांड के आरोप में, यानी दोनों से, दिल्ली षड्यंत्र और लाहौर बम कांड षड्यंत्र से संबंधित है अवध बिहारी बोस। 1914 ईस्वी में, फरवरी 1914 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाया गया और 1915 में इन्हें फांसी दे दिया गया, ठीक है। दामोदर चापेकर के बात करें तो 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए थे। दामोदर चापेकर, इसी को देता है कि चापेकर बंधुओं ने, ठीक है। हाँ, दामोदर और बालकृष्णन, ठीक है। तो 18 अप्रैल 1898 को इन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ना पड़ा था। मदन लाल ढींगरा के बात करें तो 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जन वाइली, कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए थे और 1909 ईस्वी में इन्हें फांसी की सज़ा दिया गया था। किसको? मदन लाल ढींगरा को, ठीक है। आइए, चटगांव कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में। चटगांव कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में, ठीक है। बताओ, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। दिल्ली चलो, करो या मरो, महात्मा गांधी। हे राम भारत छोड़ो, महात्मा गांधी, ये सब का, यानी करो या मरो, हे राम अब भारत छोड़ो, ये सब का महात्मा गांधी। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज्य आराम हराम हो, यानी पूर्ण स्वराज्य और आराम हराम हो, जवाहरलाल नेहरू। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। जय जवान जय किसान, दयानंद सरस्वती। लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। वंदे मातरम, हाँ, अनुसंधान, हाँ, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान कहेगा ना तो नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अब बताइए, जन गण मन अधिनायक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद। अच्छा, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जय जगत विनोबा भावे। 1951 में विनोबा भावे ने कौन सा आंदोलन? भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन 1951 में विनोबा भावे ने शुरू किया था, ठीक है। मारो फिरंगी को मंगल पांडे, मारो फिरंगी को मंगल पांडे। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो किसने कहा था? भगत सिंह। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल है, देखते हैं बाजुए का तिल
में है। हाँ, देखते हैं जोर कितना बाजुए कतिल में है। ये किसने कहा था? तो मोहम्मद शाही सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल्लाह। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल। बताइए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। यह कथन किसका है? भगत सिंह का। ठीक, भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। किस सिलसिले में आरोपित हुए थे भगत सिंह? बम फेंकने पर, यानी खाली बम फेंके थे असेंबली में। ठीक है, उसी के सिलसिले में। ठीक, अच्छा यहाँ तक तो हो गया ना। अब आइए, लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कब किए थे? 17 नवंबर 1928 को। विरोध करने पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के शिकार हुए थे। तो लाठीचार्ज के प्रहार के कारण उनका देहांत हुआ था 17 नवंबर में, 17 नवंबर 1928 को। ठीक है, अब आइए, नेक्स्ट डे मेरा है दोस्त, नेक्स्ट मेरा टास्क है इसके अगला पेज का, यानी पेज नंबर 52 का टास्क है। आप लोग इसको याद कीजिएगा। लूसेंट का पेज नंबर 52 स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, यहीं से ये पूरा पेज कंप्लीट करके आना है। ठीक है, आइए देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। साइंस में क्या मिला था? साइंस फिजिक्स में आपको 17 तक हुआ था ना, 16 चलेगा। विद्युत धारा, विद्युत है। देखो विद्युत धारा क्या है? तो आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक, यह एक सदिश राशि है कि अदिश राशि? यानी विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत धारा अदिश राशि है। इसका अगर बीमा की बात करें ना तो ए होता है। क्या होता है? ए। अच्छा जी, 1 एम्पियर विद्युत धारा, 1 एम्पियर विद्युत धारा क्या होता है? तो यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार के प्रति सेकेंड 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पर इलेक्ट्रॉन का बाहर निकाले जाते हैं। इसका अर्थ है कि इसका 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक निकल रहे हैं। प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने का जो विरोध करे उसी को क्या कहते हैं? प्रतिचालक। ना, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। अच्छा जी, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 10⁻6 ओम, लगभग 10⁻6 ओम। 10⁻ कहीं 5 भी मिल जाएगा या 10⁻4 से 6 भी मिल जाएगा, तो इससे गड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि मानव शरीर का प्रतिरोध 10⁻6 ओम लगभग में होता है। ओम का नियम क्या है? किसी अचर ताप पर प्रवाहित जो धारा है उसके दो छोरों के बीच विभवांतर के क्या होता है? समानुपाती। V बराबर IR, V बराबर IR। ठीक है, R क्या है? तो एक प्रतिरोध है। ओमीय प्रतिरोध, क्या चीज़? ओमीय प्रतिरोध। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मैग्नीज का तार। ठीक है। अनओमीय प्रतिरोध, जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन प्रतिरोध को क्या कहते हैं? अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जैसे डायोड बल्ब का प्रतिरोध, ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध। ठीक है, ये अनओमीय, यानी जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा उसे क्या कहेंगे? अनओमीय कहेंगे। ठीक है, और जैसे डायोड बल्ब का प्रतिरोध ट्रायोड बल्ब। डायोड और ट्रायोड बल्ब जो है ना, ये ओम के नियम को पालन नहीं करता है। ठीक, अब देखिए चालकता क्या है सर? तो किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता का ऐसा ही मात्रक सीमेन होता है। क्या होता है? सीमेन होता है। हाँ, या ओम मीटर भी होता है। चालकता का ऐसा ही मत चालकत, हाँ ठीक है,
ओम इन्वर्स होता है, ठीक है। चालकता के ऐसे ही मात्रक ओम इन्वर्स होता है, जिसे महो भी कहते हैं, जिसे महो भी कहते हैं या इसे सीमेन भी कहते हैं। यानी चालकता का ऐसे ही मात्रक सीमेन भी होता है, अब महो होता है या ओम इन्वर्स होता है। ओम इन्वर्स को ही महो कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। अब चालकता को जी से सूचित करते हैं, चालकता को जी तो जी बराबर 1/r, कहें कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम करने का मतलब 1/r, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि चालक की लंबाई l और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a हो तो r बराबर क्या होता है, r बराबर r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l/a, r बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू l/a, यानी प्रोपोर्शनल के यानी अनुपात के चिन्ह समानुपात के चिन्ह हटता है तो r कांस्टेंट, रो कांस्टेंट आता है तो r बराबर रो इंटू l/a जो होता है ना, यही विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ पर रो जो होगा ना वो क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध। तो r बराबर रो इंटू l/a, तो रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध को किससे सूचित किया जाता है, रो से, ठीक है। देखिए विशिष्ट चालकता क्या होता है सर, विशिष्ट प्रतिरोध तो हो गया, विशिष्ट चालकता क्या है, तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं, इसे सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं। सिग्मा बराबर 1/ρ। देखिए रो को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते थे, और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक। तो 1/ρ यानी सिग्मा बराबर 1/ρ, इसका इकाई अगर बात करें तो ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स, ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स होता है किसका, तो विशिष्ट चालकता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। चालकता के कह देगा तो ओम इन्वर्स या महो या सीमेन, कोई दिक्कत है। अब आइए प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध को दो टाइप से जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम में, एक समानांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यानी श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य जो प्रतिरोध होगा ना, समतुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, ठीक। चलिए देखिए आगे बढ़िए। कह रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, ठीक है। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है, जो ओम मीटर होता है ना वो विद्युत प्रतिरोध को मापता है। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग प्रतिरोधकता को कम करने के लिए किया जाता है। यानी फ्लोरोसेंट जो लैंप होता है ना बच्ची, उसमें चौक का जो यूज किया जाता है प्रतिरोधकता को कम करने के लिए। जैसे पहले ट्यूबलाइट, भाई साहब शादी विवाह में क्या होता था कि ट्यूबलाइट जब जलता है ना तो उसमें एक फ्लोरोसेंट ट्यूब लगाया जाता है। यानी चौक फ्लोरोसेंट लैंपवा में जो मरकरिया नहीं लगता है गांव घर में शादी विवाह में लंबा, तो उसमें एक चौक लगता था, इतना बड़ा होता था पहले, ठीक, इतना बड़ा चौक होता था। तो क्या करता है कि प्रतिरोधकता को कम करता है, प्रतिरोध को कम करता है, ठीक है, जिससे कि विद्युत धारा इजीली सप्लाई हो सके, विद्युत धारा आसानी से। हाँ, विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इसका ऐसा ही मात्रक वाट होता है, ठीक। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। किलोवाट घंटा अथवा यूनिट क्या होता है, तो 1 किलोवाट घंटा मात्रक अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटा में व्यय होती है, जो किसी परिपथ में 1 घंटा में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति हो, ठीक। तो किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा और बटा में 1000। बटा में हमेशा यह क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है सर, तो किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट घंटा के जो मात्रक होता है ना, गौर फरमाइएगा, वोल्ट एम्पियर घंटा और बटा में मात्रक बराबर वोल्ट एम्पियर गुणे घंटा और बटा में 1000। ये किलोवाट घंटा यानी ऊर्जा का मात्रक होता है ना, ऊर्जा कैसा ही मात्रक है, किलोवाट घंटा। यानी विद्युत
जो वायर है उसके द्वारा कितना विद्युत खपत हुआ उसको किलोवाट घंटा में मेजर किया जाता है। ठीक, उसका यानी विद्युत ऊर्जा के क्षय को या जितना खपत हुआ उसको उसके ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापा जाता है। ठीक, तो किलोवाट घंटा बराबर वोल्ट गुणे एम्पियर और गुणे घंटा बटा में 1000 या इसी को वाट गुणे घंटा बटा में 1000 भी होता है। आमीटर क्या होता है सर? विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए आमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मेजर करने के लिए आमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आमीटर को परिपथ में सदैव यानी हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। एक जो आदर्श आमीटर होता है ना उसका प्रतिरोध 0 होना चाहिए। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आइडियल लगा दिया तो उसका प्रतिरोध 0। ये हमेशा पेपर में पूछता है कि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो 0 होता है। ठीक है, 1 नंबर बिहार पुलिस। वोल्ट मीटर क्या होता है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए करते हैं। इसे सदैव परिपथ में समानांतर क्रम में लगाया जाता है। यानी वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में, आमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन पूछता है आमीटर को किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में। ठीक, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध का इतना अनंत होना चाहिए, जबकि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। ठीक, विद्युत फ्यूज क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक फ्यूज। विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए यह टीन शीशा की मिश्र धातु का बना होता है। टीन और शीशा के मिश्र धातु का बना होता है कौन सर? विद्युत फ्यूज। यह सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका गलनांक कम होता है। इसका गलनांक कम होता है। ठीक है, यानी विद्युत फ्यूज का गलनांक क्या होता है? कम होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बतलाने वाला एक यंत्र होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र है। इसकी सहायता से 10⁻⁻6 एम्पियर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है। देखो, गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि विद्युत धारा की उपस्थिति बतलाने वाला एक यंत्र होता है जिसके द्वारा बहुत सूक्ष्म, कभी बहुत सूक्ष्म भी दे देता है, सूक्ष्म करंट को यानी विद्युत धारा को मापा जा सकता है। सबसे सूक्ष्म यानी छोटा से छोटा विद्युत धारा के सप्लाई को किससे? गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। अब सोचो कि 10⁻⁻6 एम्पियर को माप सकता है, यानी कहने का मतलब कितना हो गया? माइनस में, यानी 0.00001 सोचिए, है ना। तो इसका गैल्वेनोमीटर का यही वर्क है। शंट का सर उपयोग कहाँ किया जाता है? तो शंट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है। शंट क्या होता है? एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है। ठीक, शंट जिसे गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में लगाकर आमीटर बनाया जाता है। अगर गैल्वेनोमीटर में अगर इसे समानांतर क्रम में लगा दिया जाएगा ना, किसको? शंट को, तो आमीटर बन जाएगा। किस में बन जाएगा? आमीटर बन जाएगा। ठीक, गैल्वेनोमीटर में लगा देंगे तो गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्ट मीटर बनाया जा सकता है। अगर गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर, अगर गैल्वेनोमीटर में एक उच्च प्रतिरोध लगा देंगे श्रेणी क्रम में, तो किस में बन जाएगा? वोल्ट मीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर। यानी गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में लगाकर आमीटर बनाया जाता है। यानी शंट के साथ, शंट को गैल्वेनोमीटर में समानांतर क्रम में लगाकर आमीटर में बनाया जाता है, आमीटर बनाया जाता है। ठीक, अगर शंट को गैल्वेनोमीटर के साथ एक उच्च प्रतिरोध लगाकर इसे किस में बदला जा सकता है? वोल्ट मीटर में। किस में? वोल्ट मीटर में। ट्रांसफार्मर क्या होता है सर? तो ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा यंत्र जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी यानी अल्टरनेटिव करंट को उच्च एसी वोल्टेज में बदल दे, उसी को क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर के जो क्रोड है ना बच्ची, वो नर्म लोहा का बनाया जाता है। पेपर में कई बार पूछता है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड किसका बना होता है? तो नर्म लोहा के। ठीक है,
अच्छा सर, एसी डायनेमो क्या होता है यानी जनरेटर क्या होता है सर? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर क्या करता है? हम लोग को इलेक्ट्रिक देता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में, यानी इलेक्ट्रिक करंट में, विद्युत एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब कई बार पेपर में भी पूछा है कि जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर क्या है सर? विद्युत मोटर की अगर बात करें तो यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत मोटर क्या करता है? यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक। रेक्टिफायर क्या होता है सर? रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदल देगा। ये तो पेपर के क्वेश्चन एकदम हजारों बार है कि रेक्टिफायर क्या है सर? तो रेक्टिफायर एक ऐसा यंत्र है जो एसी को डीसी में बदल देगा। ऐसा इक्विपमेंट है जो एसी को डीसी में बदल देगा, उसी को रेक्टिफायर कहेंगे। ठीक। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए माइक्रोफोन क्या होता है? तो यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने किया था। यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की बात करें ना दोस्त, तो डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑर्स्टेड ने किया था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसने कहा था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी वस्तु में अगर विद्युत धारा सप्लाई किया जाएगा तो उसमें एक चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है जिसे विद्युत धारा के चुंबकीय नियम कहा जाता है। ठीक है, तो यह किसने दिया था? तो ऑर्स्टेड ने। प्राथमिक शक्ति स्टेशनों पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वह प्रत्यावर्ती धारा होती है। यानी प्राथमिक जो प्राइमरी सब स्टेशन होता है ना, ग्रिड, उसमें कौन सी करंट उत्पन्न होती है? वह प्रत्यावर्ती धारा है। कौन? प्रत्यावर्ती धारा है, अर्थात इसको एसी कहेंगे, अर्थात अल्टरनेटिव करंट। ठीक है। तथा उसकी वोल्टता 22,000 वोल्ट होती है। ग्रिड की वोल्टता कितना होती है? 22,000 वोल्ट। इससे अधिक हो सकती है या इससे अधिक भी हो सकती है। ग्रिड उप स्टेशन ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टता बढ़ा देते हैं। ग्रिड जो क्या करता है कि उप स्टेशन ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टता बढ़ा देते हैं जो 1,32,000 वोल्ट तक भी हो सकती है, ताकि विद्युत संचरण में विद्युत ऊर्जा का क्षय बहुत कम हो। ठीक है, यानी विद्युत अगर ट्रांसफ़र करना है तो उसमें विद्युत ऊर्जा के क्षय कम हो, इसलिए इतना वोल्टेज बढ़ा देता है। ठीक है, अब हम लोग घटना चक्र पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब देखिए संविधान सभा की प्रमुख समितियां, यानी अब हम लोग नागरिक शास्त्र स्टार्ट कर दी हैं, यानी सिविक्स। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां जो है ना उस पर चर्चा करेंगे। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा के संघ समिति था ना, उसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के समिति और एक तरफ अध्यक्ष है। ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकार के कौन था अध्यक्ष? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन के संघ शक्ति कहेगा था जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कितना सदस्य? 7 सदस्य, अध्यक्ष सहित भाई साहब। अगर अध्यक्ष के अलावा पूछेगा तो 6 सदस्य। कितना? 6 सदस्य। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। ठीक है, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी हैं अध्यक्ष। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में अन्य सदस्य थे। देखिए पूछ दिया ना, अन्य सदस्य कितने थे? तो 6। अगर टोटल सदस्य पूछेगा तो 7 गो। एगो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे, इनको लेकर। डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा के प्रारूप समिति के मूल सदस्य थे एन गोपालास्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद अब्दुल्लाह, BL मित्र एवं DP खेतान। ठीक है, इनमें से ये तो छोड़ दो। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति और झंडा समिति दोनों के अध्यक्ष कौन थे?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, भारत के प्रथम अस्थाई संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई उपाध्यक्ष कहेगा तो थोमे बताए थे ना, थोमे ऐसे करके कुछ थोमे था, तो वो अस्थाई उपाध्यक्ष था। अगर अस्थाई उपाध्यक्ष कहेगा तो एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार, देखो संविधान का अब स्रोत स्टार्ट हो रहा है कि संविधान का स्रोत कि किस देश से क्या चीज़ लिया गया है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए के संविधान से, यानी अमेरिका के संविधान से। उद्देशिका यानी जो प्रस्तावना है ना, इसको कहाँ से लिया गया है? हाँ, अमेरिका से। प्रस्तावना की अगर भाषा कह देगा तो ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना भाई साहब या उद्देशिका कह दे भाई साहब तो क्या होगा? कहाँ से? अमेरिका से। आप प्रस्तावना की अगर भाषा कह दे तो कहाँ? ऑस्ट्रेलिया से। कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया। भारतीय राष्ट्रीय व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान, यानी भारत की जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसमें सर्वोच्च किसका स्थान है? तो संविधान का। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, अब देखो यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था दे दिया, ये से सर्वोच्च कौन है? संविधान। अगर यहाँ पर नहीं देता ना, पूछता कि भारत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, सर्वोच्च शासन किसमें है, शक्ति निहित है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ना, सर्वोच्च शक्ति उसके हाथ में है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना ली गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। जुडिशियल रिव्यू अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137 में जुडिशियल रिव्यू है, यानी न्यायिक पुनर्विलोकन है। ठीक है, यह कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, अब देखिए भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित है कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो आइए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो कनाडा मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी जो प्रणाली है ना, जीएसटी देखिए फ्रांस से लिया गया है, लेकिन जीएसटी मॉडल कह दे ना तो कहाँ से? कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। यानी जुडिशियल रिव्यू करने का मतलब कि कोई भी अगर एक्शन ले लिया सुप्रीम कोर्ट को, उसको फिर इम्प्रूव करने के लिए रिव्यू ले सकता है, यानी पुनः विचार करने के लिए उसको स्थगित कर सकता है। जैसे कोई भी आदेश यहाँ का सुप्रीम कोर्ट दे दिया तो उसको पुनः विचार के लिए वो अपने पास रख सकता है। ठीक है, इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। तो भारतीय संसदीय प्रणाली जो है वह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है, क्योंकि वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की बात नहीं की गई है, अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन की बात नहीं की गई है, जबकि भारत में इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 137 में। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और अमेरिका में है। कहाँ है? भारत और अमेरिका में। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से जो लक्षण पाया जाता है वह है भारत के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है। यानी दोनों जगह में क्या समानता है? तो भारत संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, यही दोनों में समानता है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची देन है ऑस्ट्रेलिया के। अगर समवर्ती सूची पूछ दे कि किस देश की देन है तो ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, अब प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अर्थात कनाडा के अधिनियम से। यानी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कनाडा अधिनियम से भारतीय परिसंघ में राज्यों की या संघात्मक विशेषताएं जितना संघ होला है सब कहाँ से? कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। ठीक है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे आयरिश गणतंत्र से। ठीक, संवैधानिक प्रावधान एक तरफ स्रोत है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अमेरिका के अधिकार पत्र उसी को कहते हैं, मौलिक अधिकार को अमेरिका के अधिकार पत्र कहते हैं। अमेरिका के जो मौलिक अधिकार है ना वो नेचुरल राइट पर आधारित है। किस पर? नेचुरल राइट पर। शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन के दिन है। शासन की संसदीय प्रणाली कह देगा कहाँ के? ब्रिटेन के। संविधान की जननी ब्रिटेन
संविधान के जननी ब्रिटेन। कहाँ का संविधान अलिखित है? इंग्लैंड के, यानी ब्रिटेन के संविधान अलिखित है। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका, और सबसे बड़ा संविधान भारत का। भारत का संविधान न तो कठोर और न ही लचीला है। पेपर में कई बार न तो कठोर और न ही लचीला है। कोई दिक्कत है? लचीला है ना, तो कठोर ना सॉफ्ट है। न सॉफ्ट के मतलब क्या होता है? सूक्ष्म, न मुलायम है, न कठोर, न मुलायम, न कठिन और न लचीला है। ठीक है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहाँ से लिया गया है? जर्मनी का वीमर संविधान से। कहाँ से? जर्मनी का वीमर संविधान से। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहाँ से? जर्मनी का वीमर संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ना, आयरलैंड से लिया गया है। विधि का शासन कहाँ से? इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से? जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ है, यानी विचारार्थ है। राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। यानी राज्यपाल चाहेंगे तो राष्ट्रपति के लिए कुछ विचाराधीन चीज़ को अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। कितने अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 201 में। अनुच्छेद 200 में था, 201 में ही था। ठीक है, कि अपने पास रख सकते हैं। 200 की 201 में था। राज्य नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? आयरलैंड से। विधि का शासन कह देगा तो कहाँ से? इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से? जापान से। देखिए, विधि का शासन कह देगा तो इंग्लैंड से, आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कह देगा तो जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कहाँ से? कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची या विशिष्ट उभयनिष्ठ सूची, ये सब कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से? कनाडा का संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में कहाँ से? कनाडा। यानी भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में कहाँ से? कनाडा से। संघ में अधिक शक्ति निहित है कनाडा से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। राज्य नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। केंद्र की अशेष शक्तियाँ कनाडा से। केंद्र में अशेष शक्तियाँ 248, अनुच्छेद 248। ठीक। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से। आपातकाल कहाँ से? जर्मनी से। ठीक। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। ठीक है। मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है। यानी भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। यानी सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो भारत का। कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका संविधान के मॉडल से लिया गया है। किस संविधान से? अमेरिका संविधान मॉडल से लिया गया है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। यानी भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है कहाँ से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। पहला पूर्ण रूप से लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में। ठीक है। तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। चलिए दोस्त, देखिए आगे भारत के संविधान के भाग और अनुच्छेद एवं अनुसूची के बारे में अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि कितने भाग होते हैं, कितने अनुसूची होते हैं और कितने अनुच्छेद होते हैं। देखिए, संविधान में 22 भाग होता है, 12 अनुसूची होती है और 395 अनुच्छेद है। मेनली रूप से अगर बढ़कर बात करें तो 448, कहीं पर 450 भी दे रहा है, कहीं पर 452 ऐसे करके दे रहा है। तो मेनली अगर पूछे ना कि मुख्य रूप से संविधान में कितने अनुच्छेद हैं तो 395 हैं। देखिए, भारतीय संविधान के गणना दृष्टि देखिए, यानी संशोधन करने के बाद लगभग 465 अनुच्छेद हो गए हैं। कितना? 465 अनुच्छेद हो गए हैं। भारतीय संविधान के आरंभ में अनुच्छेद कितने थे? तो 395। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ 12। भारत के संविधान के आरंभ में अनुसूची कितनी थी? 8 गो, यानी 8 अनुसूची थी। ठीक। अब बढ़कर कितना हो गई? 12 गो। सही कथन बताइएगा। देखिए, इसमें सही कथन दिया है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। कब से? तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा
गया है। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है तो 22 भागों में। कितने भाग में? 22 भागों में। मूल संविधान में कितने भाग है? तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, 22 भाग है और 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के प्रावधान में निम्नलिखित में से जिस भाग में है वह है, यानी नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 2 में। भाग 1 राज्यों का संघ, भाग 2 नागरिकता से संबंधित, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। 4 के क में कह दी तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। 5 कह देगा तो संघ, 6 कह देगा तो राज्य, ठीक। 7 कह देगा तो संघ राज्य क्षेत्र दोनों, ठीक है। देखो सही सुमेलित कीजिए। नागरिकता कहेगा ना तो भाग 2 से, यानी नागरिकता का जिक्र भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य कहेगा तो 4 के ए में है, यानी 4 के क में है। संघ अगर कह देगा तो भाग 5 में, राज्य कह देगा तो भाग 6 में, ठीक है। अब देखिए सूची 1 सूची 2। नए राज्यों का गठन के बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में, यानी नए राज्यों का गठन कहे तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। नागरिकता से संबंधित कह दे तो भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार से। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 के ए से है। 323 के ए से है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 के ए से प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना है, ठीक। राज्य नीति निर्देशक तत्व कौन सा है? तो भाग 4 संविधान का भाग है, यानी राज्य नीति निर्देशक तत्व किस भाग का भाग है? यानी भाग 4 में इसका जिक्र है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 5 पंचायत में कह देवे, पंचायत किस में? तो भाग 9 में। भाग 9 में पंचायत है। अब भाग 9 के क में नगर पालिकाएँ, भाग 9 के क में नगर पालिकाएँ। भाग 15 में निर्वाचन। और भाग 14 के ए में अधिकरण, भाग 14 के ए में अधिकरण। सहकारी समितियाँ 9 के बी, देखिए 9 के ए में नगर पालिकाएँ, 9 में यानी भाग 9 के ए में नगर पालिकाएँ, 9 के बी में कह देगा तो सहकारी समितियाँ। अब भाग 9 में अगर कह देगा ना तो ये थी पंचायत, भाग 9 में पंचायत। संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं आपात उपबंध है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं कह देगा ना तो भाग 14। भाग 14 में बची क्या है? तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं किस में? भाग 14 में। आपात उपबंध भाग 18 में, आपातकाल, ठीक है। भारत के महान न्यायवादी के संबंध में संविधान के भाग 76 है। अब महान न्यायवादी को भारत को क्या कहते हैं? सॉलिसिटर क्या कहते हैं? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का महान न्यायवादी। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान न्यायवादी। इसका जिक्र संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 में किया गया है। भाग 5 अनुच्छेद 76 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद भाग 16, भारतीय संविधान का भाग 16 सम्मानित है तो कुछ वर्गों के लिए विशेष संबंधों से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से, ठीक। भाग 16 भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधित है। भाग 17 से राजभाषा 343 अनुच्छेद 343। संविधान में भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध है। भाग 13 में, भाग 13 में संविधान में भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध है। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है वह है भाग 9। वह क्या है? भाग 9। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई हैं भाग 9 में। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में। भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में देखिए, भारतीय संविधान के अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, पहली अनुसूची। यानी भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती हैं, वह किस अनुसूची में है? तो फर्स्ट में। किस में? फर्स्ट में।
राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौना में, अनुसूची फर्स्ट में ना, अनुसूची 2 में राष्ट्रपति जितना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबका वेतन भत्ता से, और तीसरा शपथ से। सब अनुसूची चला रहे हैं 1 से 12 तक, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अनुसूची फर्स्ट में है संघ राज्यों का क्षेत्र, भारत संघ और राज्यों का क्षेत्र है। अनुसूची 2 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल संसद के सदस्य जितना भी है सबका वेतन भत्ता किस में, अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में सर शपथ। अनुसूची 4 में राज्यों द्वारा, अनुसूची 4 में क्या है, अनुसूची 4 में क्या है कि जो होता है ना, ये राज्य क्या करता है, अपने राज्य में विधानसभाओं के निर्वाचन हेतु सीटें, विधायी हेतु सीटें राज्य क्षेत्र में, राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीटों का आवंटन। भाग 5 के बात करें तो SC/ST संबंधी। भाग 6 में कहे तो 3 राज्यों के, आसाम, कौन कौन, आसाम, नागालैंड, ऐसे करके 3 राज्य हैं ना पूर्वोत्तर के, उसमें विशेष आरक्षण हेतु प्रावधान है। भाग कितना तक, 6। भाग 7 में कहे तो 3 शक्तियों का पृथक्करण, अनुसूची 7 में, ठीक है। उसमें 3 तरह के हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। 3 सूचियों को बात की गई है किसमें, भाग 7 में। कोई दिक्कत है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भाग 8 भाषाओं का, और भाग 9 राज्यों द्वारा संपत्ति अधिग्रहण, और भाग 10 दल बदल, 10 बहाने करके ले गए दिल, यानी दल बदल किसमें, तो अनुसूची 10 में। ईस्वी बोले ना तो 1985 में, अब 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून को भारत में लागू किया गया था, ठीक है। 11वां अनुसूची का है तो 11वां अनुसूची दोस्त, 11वां अनुसूची में नगर पंचायतें, अब 12वां में कह देगा तो नगर पालिकाएं, ठीक है। 12 अनुसूची चल गया। आइए, यदि भारत के संघ के लिए नए राज्य क्षेत्र का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, तो पहली अनुसूची में। अनुच्छेद कह देगा तो अनुच्छेद 3। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची विवेचित करती है तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी राज्यसभा में स्थानों के आवंटन कि किस राज्य से कितना राज्यसभा का कैंडिडेट रहना चाहिए, यह अनुसूची 4 में जिक्र है। देखिए, यदि भारत के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो किस अनुसूची में, अनुसूची 1 में, फिर दे दिया है। भारतीय संविधान की 3य अनुसूची में संबंधित है तो शपथ, जितना भी भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जितना भी लोग शपथ ग्रहण करते हैं, अनुसूची 3 में, ठीक। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञापन का प्रारूप संविधान में दिया गया है, अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञापन का प्रारूप संविधान में दिया गया है तो अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 में सही सुमेलित है। देखिए, अनुसूची और विषय, यानी चतुर्थ अनुसूची किससे, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन से, यानी चतुर्थ अनुसूची का संबंध किससे है, तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। षष्ठम का संबंध है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, नहीं अभी बोल रहे थे, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र से षष्ठम में है। आप 5वां में क्या है, तो SC/ST हेतु विशेष प्रावधान। 6ठा में है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 राज्यों हेतु जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान है। 8म में भाषाएं हैं और 9वां में भूमि सुधार अधिनियम है, भूमि सुधार अधिनियम। अच्छा जी, 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का विवरण, विधायी शक्तियों का बंटवारा। 8वीं में भाषाएं, 9वीं में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर दल बदल, ठीक। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में, यानी राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल में संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था, जवाहरलाल नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू एकमात्र ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हुए जिनके कार्यकाल में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। कोएल्हो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है, तो 9वीं अनुसूची से। यही केस के बाद 9वीं अनुसूची में जो यहाँ पर हम पढ़े ना कि 9वीं में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, इसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम जो था ना,
इसको समाप्त कर दिया गया था, याद है ना। ठीक है, कोएल्हो केस का संबंध किस अनुसूची से, तो अनुसूची 9वीं से। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना यानी नियोजन विषय है किससे, समवर्ती सूची से। किससे, समवर्ती सूची से। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना या नियोजन का विषय किससे संबंधित है, समवर्ती सूची में। अच्छा, सही सुमेलित है। संघीय सूची, संघ सूची में कितने विषय हैं, 97 था, वर्तमान में 100 हो गया है। 97 था, वर्तमान में 100। समवर्ती सूची में 66 था, वर्तमान में 61 हो गया है, 5 घट गया है। पहले था राज्य सूची में 47, अब बढ़कर 7 जोड़ दो 52 हो गया है। अब कितना हो गया है, 52। अगर भाई साहब कहे कि संघ सूची में टोटल विषयों की संख्या कितनी है, तो 100। समवर्ती सूची में टोटल विषयों की संख्या 61 और राज्य सूची में विषयों की संख्या 52। पहले कितना था, तो ठीक है